नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज आपके लिए हिंदी व्याकरण और शिक्षण का पेपर नंबर 27 लेकर आया हूं, जिसमें आपको 30 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण और शिक्षण से देखने को मिलने वाले हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण के पूरे 100 टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज ये 27वां टेस्ट है, मतलब इसके बाद में भी 73 टेस्ट आपके बाकी है हिंदी के। साथ ही साइकोलॉजी के भी पूरे 100 टेस्ट, टीचिंग मेथड के भी पूरे 100 टेस्ट, राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 ही टेस्ट एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों से आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो ये मानिए इतनी सारी चीज़ें आपको इस YouTube चैनल पर निःशुल्क ही मिल रही है। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से देखने वाले हैं साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे। देखो, आपके पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह असंगत है? योगी का जोगी, क्षार का खार, अनार्य का अनाड़ी और एकत्र का भीड़। मतलब असंगत के क्रम में आपसे पूछा है, लेकिन ये जो आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प है तत्सम तद्भव के। किसके विकल्प है ये? तत्सम तद्भव के ये विकल्प है साथियों। और अगर हम देखें, योगी का जो तद्भव होता है वो जोगी होता है, क्षार का जो तद्भव होता है वो खार होता है, अनार्य का जो तद्भव होता है वो अनाड़ी होता है, लेकिन एकत्र का तद्भव भीड़ नहीं होता है साथियों। एकत्र का इकट्ठा होता है। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 1 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2, संधि की दृष्टि से शुद्ध है निर प्लस आश्रय निराश्रय, स्व प्लस आगत स्वागत, पितृ प्लस आलय पित्रालय और इत्य प्लस आदि इत्यादि। यहाँ शुद्ध नहीं, सॉरी, अशुद्ध यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अशुद्ध पूछा जा रहा है, क्योंकि 3 चीज़ें यहाँ पर मुझे शुद्ध लगी और एक चीज़ जो है वो यहाँ पर अशुद्ध लगी। साथियों, पितृ प्लस आलय यहाँ पर हो रही है यण संधि और इससे पित्रालय शब्द ही बनता है। स्व प्लस आगत स्वागत यहाँ पर हो रही है यहाँ पर दीर्घ संधि और इससे स्वागत शब्द ही बनता है। निर प्लस आश्रय से निराश्रय बनेगा, लेकिन इत्यादि शब्द का निर्माण इति प्लस आदि से हुआ है। किससे हुआ है? इति प्लस आदि बराबर शब्द बनता है इत्यादि। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है, ये यण संधि का उदाहरण है। अतः आपके प्रश्न नंबर 2 में चौथा विकल्प आपके सही रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 को, इनमें से गलत विलोम शब्द को चुनिए। नापित का नाई, भेद का विभेद, फल का सफल और जरा का सेशव। आपको यहाँ पर गलत विलोम शब्द का चुनाव करना है। जरा का मतलब बूढ़ा से होता है, बुढ़ापा, ठीक है, और सेशव तो साथियों ये बिल्कुल शुद्ध विलोम है। भेद का विभेद, फल का सफल और नापित का नाई, आपको गलत विलोम शब्द का चुनाव करना है साथियों। अगर हम देखें तो यहाँ पर फल का सफल, भेद का विभेद, भेद का यहाँ पर विभेद नहीं होता है, फल का भी सफल नहीं होता है, जरा का सेशव होता है, नापित का नाई ये भी नहीं होता है साथियों। मतलब यहाँ पर आपके जो पहला विकल्प है, तीसरा विकल्प है और दूसरा विकल्प है, मतलब ये सोच पर आधारित प्रश्न था। पहली चीज़ तो है ये सोच पर आधारित प्रश्न था, जिसके 3 विकल्प सही दे रखे हैं। तो यहाँ पहला विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है। चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल विलोम शब्द सही है और यहाँ पूछ रहा है गलत, तो पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। अतः चौथा विकल्प यहाँ पर जो है वो सही है। गलत पूछ रहा है तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। क्लियर है? मतलब सोच पर आधारित प्रश्न था ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 5 है, बालू की भीत मुहावरे का अर्थ है रेगिस्तानी इलाका, बिना काम की वस्तु, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु और एक स्वादिष्ट मिठाई। देखो, बालू की भीत ये एक मुहावरा है और जिसका शुद्ध अर्थ होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। बालू की भीत मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हल्की हो, बहुत ही जल्दी ज़्यादा वो नष्ट हो जाती है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 पर।
चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। आकाश बहुत विशाल है, आकाश बड़ा विशाल है, आकाश बड़ा ऊंचा है और आकाश बड़ा दिखाई देता है। ये 4 विकल्प है, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तो भाई देखो, आकाश बड़ा विशाल नहीं होता है, बल्कि आकाश होता है बहुत विशाल। साथियों, बड़ा नहीं, बड़ा ऊंचा या बड़ा दिखाई देता है, ये तीनों ही गलत है। आकाश बहुत विशाल है, ये ही एक शुद्ध वाक्य है दिए गए विकल्पों में से। तो प्रश्न नंबर 6 में आपके जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल शुद्ध रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न है साथियों आपके, अरहर की रट्टी गुजराती ताला इस लोकोक्ति का अर्थ है दिखावा करना, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना, अनमेल साधन जुटाना और धोखा देना। तो देखो, प्रश्न संख्या 7 में आपसे लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में से इसका सही अर्थ रहेगा अनमेल साधन जुटाना, मतलब जिनका कोई मेल ही नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से असंगत विकल्प को चुनिए। कुलीन, कुपथ, कुमार्ग और कुकर्म। साथियों, अगर हम देखें चारों विकल्पों में से तो एक विकल्प असंगत है। अगर हम देखें कुकर्म शब्द को, तो कुकर्म शब्द का निर्माण हुआ है कु प्लस कर्म। कु मतलब बुरा से लिया जाता है, तो बुरा कर्म क्या कहलाता है? कुकर्म। कु प्लस मार्ग से कुमार्ग शब्द बना है। कु मतलब बुरा, बुरा मार्ग, तो बुरा मार्ग को हम क्या कहते हैं? कुमार्ग। कु प्लस पथ से हम यहाँ पर हम देखें, कु प्लस पथ से ये शब्द बना है कुपथ, मतलब बुरा पथ। लेकिन कुलीन जो शब्द है साथियों, इसका निर्माण कुल प्लस इन से मिलकर हुआ है, वो शब्द कहलाता है कुलीन। कुलीन मतलब अच्छे कुल वाला, न कि बुरा कुल का। अतः यहाँ पर कुलीन जो शब्द है, इसमें यहाँ पर दिए गए विकल्पों में पहली चीज तो इन तीनों में ही कु उपसर्ग है और इसमें कुल मूल शब्द है और इन प्रत्यय लगा हुआ है, तो एक तो ये असंगत हो गया। इन तीनों का ही अर्थ बुरे से लिया जाता है और इसका अर्थ अच्छे से लिया जाता है, तो ये भी असंगत हो गया। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पर सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प असंगत है? चचेरा, ममेरा, फुपेरा, सपेरा। बताइए यहाँ पर असंगत विकल्प कौन सा है? आपको असंगत विकल्प का चयन करना है साथियों। अगर हम देखें, चचेरा, ममेरा और फुपेरा तीनों ही शब्दों का निर्माण संबंधवाचक प्रत्यय से है। किससे है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से तीनों शब्दों का निर्माण हुआ है। लेकिन सपेरा यहाँ पर जो शब्द है ये संबंधवाचक नहीं है। अतः यहाँ पर 9वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 पर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। संज्ञा शब्द नहीं है थकावट, रंगीला, उदारता और वीरत्व। बताइए भाई कौन से विकल्प में आपके संज्ञा शब्द नहीं है? तो साथियों, उदारता एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। वीरत्व, वीर शब्द से इसका निर्माण हुआ है, विशेषण से ये बना है भाववाचक संज्ञा। थकना, थकना से शब्द बना है थकावट, जो कि क्रिया से भाववाचक का उदाहरण है, क्रिया से भाववाचक का। लेकिन साथियों, रंगीला, रंगीला शब्द यहाँ पर एक विशेषण है, न कि संज्ञा। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? मनोकामना, दुरावस्था, भागीरथी और प्रशंसा। साथियों, अगर हम देखें, प्रशंसा शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। भागीरथी शब्द का निर्माण भगीरथ शब्द में ई प्रत्यय लगाने के कारण हुआ है और शब्द बनता है भागीरथी। दुह प्लस अवस्था शब्द बनता है दुरावस्था, बिल्कुल शुद्ध है। दुरावस्था गलत होता है और दुरावस्था सही होता है। लेकिन मनोकामना यहाँ पर शब्द गलत है, क्योंकि मनोकामना शुद्ध शब्द नहीं होता है, शब्द होता है मन है कामना। क्या होता है? मन है कामना। यहाँ पर पहला विकल्प जो है ये एक अशुद्ध शब्द है। अतः 11वें प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 को, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का और पूर्ण विराम चिन्ह का। देखो,
वाक्य की गति यहाँ पर क्या कर रही है, अंतिम रूप ले रही है। विचार के तार टूट रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें पूरी हो रही है। और जहाँ पर सारी चीज़ें पूरी हो जाती है वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अतः 12वें प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है पूर्ण विराम चिन्ह वाला, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। खेत में फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई आकृति को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है। अड़वो, बिजुका, बीतकना और सभी। पहली चीज़ तो ये है, राजस्थानी शब्द से संबंधित आपके जो 3rd ग्रेड का जो मुख्य पेपर होने वाला है वहाँ पर 101% आपके ये टॉपिक आने वाला है। तो इन टॉपिक को अभी से आप क्लियर कर लीजिएगा। देखो, खेत में फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी जो आकृति बनाई जाती है, एक तरह से जो पशु पक्षी है उसको देखते हुए, क्योंकि वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको साथियों बिजुका भी कहते हैं, अड़वो भी कहते हैं, बीतकणा भी कहते हैं। अतः उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 13 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो चलिए 14वां प्रश्न नंबर 14 है। इनमें से कौन सा वाक्य निषेधात्मक है? भूपेंद्र खेलता है, नीता घर पर नहीं है, भगवान करे तुम्हारा भला हो और वर्षा तुम गाना गाओ। तो देखो, निषेधात्मक नहीं, निषेधात्मक है, ठीक है। नेगेटिविटी का भाव किस में आ रहा है? भूपेंद्र खेलता है, इसमें नेगेटिविटी का भाव नहीं है, ये एक साधारण वाक्य है। नीता घर पर नहीं है, ये हो सकता है। भगवान करे तुम्हारा भला हो, ये इच्छावाचक है। वर्षा तुम गाना गाओ, ये आज्ञावाचक है। अतः यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, नीता घर पर नहीं है, ये एक निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। तो 14वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां प्रश्न देखिएगा। मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। सीमा पढ़ाई करती है और मीना काम करती है, और इनमें से सभी। देखो, मिश्र वाक्य में क्या होता है, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो उसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर सिर्फ एक ये सिंगल वाक्य है, और सिंगल वाक्य हमेशा होता है साधारण वाक्य। सीमा पढ़ाई करती है और मीना काम करती है, और से वाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये है संयुक्त वाक्य। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, अतः ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 15 में, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द एक वचन में है? भाग्य, हस्ताक्षर, अंगूठी और होश। तो देखो, 3 शब्द तो बहुवचन में है और एक शब्द ऐसा है जो एक वचन में है साथियों। हस्ताक्षर कर लिए, बहुवचन में आता है। भाग्य खुल गए, बहुवचन में आता है। होश आ गया, तो साथियों, और अंगूठी, होश आ गया, या देखो होश आ गया, ये शब्द जो है ये हमेशा ही बहुवचन में रहता है होश शब्द, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि एक वचन में, किंतु ये हमेशा ही बहुवचन में रहता है। अतः यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 16 में, यही आपका सही उत्तर होगा। अंगूठी शब्द सदैव एक वचन में रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां प्रश्न देखेंगे। मोहिनी हिंदी पढ़ रही है, वाक्य में क्रिया की दृष्टि से काल है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल। पढ़ रही है, मोहिनी हिंदी पढ़ रही है। पढ़ रही है मतलब क्रिया वर्तमान में जारी है साथियों, और जहाँ पर क्रिया वर्तमान में जारी रहती है वो भूतकाल में तो कभी नहीं जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब क्रिया क्या पूर्ण हो चुकी है? नहीं हुई है, जारी है, तो ये भी पूर्ण वर्तमान भी गलत हो गया। तो सामान्य या अपूर्ण साथियों, मोहिनी हिंदी पढ़ती है, अगर ऐसा होता तो सामान्य वर्तमान काल, लेकिन पढ़ रही है मतलब क्रिया चल रही है, और जहाँ पर क्रिया चल रही होती है वो होता है हमेशा अपूर्ण वर्तमान काल। 17वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18। कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली नहीं है? सूत्र प्रणाली, गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। देखो, कविता का मतलब लिया जाता है पद्य शिक्षण से, तो बताओ भाई कविता शिक्षण की इनमें से कौन सी प्रणाली नहीं है साथियों? हम गीत के माध्यम से भी कविता शिक्षण करवाते हैं, और व्याख्या के माध्यम से भी कविता शिक्षण करवाते हैं,
और कई बार तो अर्थबोध के माध्यम से भी कविता शिक्षण करवा लिया जाता है। हालांकि अर्थबोध विधि मुख्य रूप से गद्य शिक्षण पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर एक दे रखा है सूत्र प्रणाली। तो साथियों सूत्र के माध्यम से कभी भी कविता शिक्षण नहीं करवाया जाता है, बल्कि व्याकरण शिक्षण का कार्य सूत्र के प्रणाली के माध्यम से करवाया जाता है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19 है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से पढ़ना। देखो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि सस्वर वाचन होता क्या है। जो वाचन बोल बोल कर किया जाता है, स्वर के साथ में किया जाता है, उसको हम सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन क्यों करवाया जाता है? आनंद की अनुभूति के लिए, पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करने के लिए, बोल बोल कर पढ़ने के लिए या द्रुत गति से पढ़ने के लिए। तो साथियों दिए गए विकल्पों में से आपका जो दूसरा विकल्प है, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करने के लिए सस्वर वाचन करवाया जाता है, ताकि जो झिझक बालकों में है उसको दूर किया जा सके। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न देखेंगे। अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं जिनका निर्माण शिक्षक करता है, जो मौखिक रूप से लिए जाते हैं, जो आत्मनिष्ठ होते हैं या जो प्रमापीकृत होते हैं। पहली चीज तो ये है, आत्मनिष्ठ परीक्षण कभी भी विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं साथियों। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। जो मौखिक रूप से लिए जाते हैं, जिनका निर्माण शिक्षक करता है या जो प्रमापीकृत होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षणों की यदि बात की जाए तो जो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं साथियों, मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा जो परीक्षण किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रमापीकृत परीक्षण। ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न देखेंगे। हिंदी शिक्षण में भाषाई कुशलता प्राप्त की जा सकती है रटकर, सार्थक अभ्यास के द्वारा, अनुकरण की कुशलता के माध्यम से और व्याकरण के नियमों के द्वारा। देखो रटकर कभी भी हम कुशलता प्राप्त किसी भी चीज़ में हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर पहला विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। सार्थक अभ्यास सही लग रहा है, अनुकरण की कुशलता ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा, व्याकरण के नियम ये भी गलत है। साथियों दिए गए विकल्पों में से आपका जो सही उत्तर है, हिंदी शिक्षण में भाषाई कुशलता प्राप्त करने के लिए हमें सार्थक अभ्यास उस चीज का करना पड़ेगा। तो आपके 21वें में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न देखते हैं। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है पद्य, कहानी, गद्य और नाटक। श्रोता का मतलब लिया जाता है सुनने वाले से। किससे लिया जाता है? सुनने वाले से। तो सुनने वाले के जो मनोभाव है उसको सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो साहित्य की विधा है वो होती है पद्य। आपने कई बार साथियों कोई कविता वगैरह, देशभक्ति कविता वगैरह इत्यादि सुने होंगे, तो कविता को सुनते सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमें अंदर तक वो चीज़ झकझोर देती है। अतः श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो साहित्य की विधा है वो है पद्य शिक्षण। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां प्रश्न है। कौन सा मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? अभिनय, दीपावली का लेख, कहानी कथन और संवाद। मौखिक भाव प्रस्तुति मतलब मौखिक रूप से जो चीज़ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भाई अभिनय भी मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, कहानी को बोल रहे हैं तो वो भी मौखिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, संवाद मतलब बातचीत कर रहे हैं तो वो भी मौखिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन दीपावली का जो लेख लिख रहे हैं वो किसके माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं? लेखन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ लेख की बात की जा रही है। अतः दीपावली का लेखन दिए गए विकल्पों में से ऐसा विकल्प है जो मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है। सेकंड विकल्प 23 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24। प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से यह होता है कि बालक अध्यापक को सुनता है, वार्तालाप सीखता है,
विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है और पाठ को सुनने के लिए। प्रस्तावना हम करते हैं पाठ योजना के प्रारंभ में, सुनने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उस बालक का जो पूर्व ज्ञान होता है उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से बालक जोड़ सके, इसके लिए प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं। तो विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। तो 25वां प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला है भाषा उपकरणों से युक्त कक्ष, भाषा शिक्षण कक्ष, भाषा उद्बोधन और भाषा निर्देशन कक्ष। 25वें प्रश्न में देखो, भाषा प्रयोगशाला का मतलब उससे लिया जाता है जिसमें भाषा शिक्षण से संबंधित सामग्रियां एकत्रित या इकट्ठी रखी रहती है और जहां पर हम भाषा शिक्षण से संबंधित चीज़ें हम सीखते हैं। तो 25वें प्रश्न में भाषा प्रयोगशाला का जो सही अर्थ निकाला जाएगा वो होता है भाषा उपकरणों से युक्त कक्ष को ही हम भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो 26वां प्रश्न देखेंगे, गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वचन कब शुरू किया जाता है? कक्षा 3 से, कक्षा 4 से, कक्षा 5 से और कक्षा 6 से। याद रखिएगा, मौन वचन का मतलब होता है मन ही मन में जो हम चीज़ें पढ़कर सीखते हैं वो कहलाता है मौन वाचन। तो मौन वाचन नॉर्मली कक्षा 3 से आरंभ किया जाता है, लेकिन अगर प्रश्न पूछे गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मतलब डीपली वो चीज़ अंदर तक चली जाती है साथियों, तो उसमें मौन वाचन हम कक्षा 6 से शुरू करते हैं। अर्थात 26वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां प्रश्न है आपके, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थी शिक्षक के संवाद नहीं कर पाते हैं। शिक्षक से लिखा था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। सबके पास टीवी नहीं होता है, हमारे देश में बिजली की कमी है और अभी हमारी प्रसारण सुविधा अपर्याप्त है। देखो, दूरदर्शन का मतलब सीधा सा आप सभी जानते हो। अब इससे कोई बालक शिक्षण कर रहा है तो सबसे बड़ा दोष क्या है? क्या हमारे सबके पास टीवी नहीं होती है ये सबसे बड़ा दोष है? नहीं। देश में बिजली की कमी है, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास प्रसारण की सुविधा अपर्याप्त है, जी नहीं। इसमें क्या होता है, बालक दूरदर्शन में कोई चीज़ पढ़ रहा है तो वो सिर्फ उस चीज़ को देख सकता है, सुन सकता है। उसके कोई माइंड में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो उस चीज़ को आप वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। उससे आप शिक्षक जो पढ़ा रहा है उससे संवाद नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, उससे डिस्कशन नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा दोष इस शिक्षण प्रणाली का है। विकल्प नंबर 1 आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं साथियों। 28वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तक में आरंभ में केवल चित्र ही क्यों दिए होते हैं? अक्षर ज्ञान सीखने के लिए, चित्रकला सीखने के लिए, वार्तालाप सीखने के लिए और रंगों का ज्ञान कराने के लिए। आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक के जो बालक होते हैं उसमें जो फर्स्ट क्लास होती है, इसमें जो किताब होती है शुरुआत में सिर्फ चित्र दिए रखे थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्या चित्रकला सिखानी होती है बालकों को? नहीं, चित्रकला तो बाद में सीखते हैं। क्या रंगों का ज्ञान कराना होता है या अक्षर का ज्ञान? जी नहीं, बल्कि साथियों वार्तालाप सीखने के लिए बालकों को उस पाठ्य पुस्तक में शुरुआत में ऐसे चित्र दिए होते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 28 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट मतलब 29वें प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता पोषित करना और बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, मतलब कक्षा 8 तक की बात की जा रही है साथियों। बोलकर पढ़ने की क्षमता तो प्राथमिक स्तर पर ही हो जाती है, इसलिए ये गलत हो गया। कविता और कहानी के द्वारा श्रवण कौशल विकसित करना, श्रवण कौशल भी प्राथमिक स्तर पर विकसित हो जाता है, ये भी गलत हो गया। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता पोषित करना हो सकता है, ये सही है। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, तो तीसरा या चौथा साथियों दिए गए विकल्पों में से आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। बालकों की जो रचनात्मकता और मौलिकता है उसको पोषित करने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए।
तो 29वें में तीसरा विकल्प सही है। आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले अभी तक भी वीडियो को यदि लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और यदि किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो बिल्कुल उसके नीचे कमेंट में हमें जरूर बताकर जाइएगा। अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे अपने परिवेश से ज्ञान अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों की पढ़ाई आसान भाषा में कराई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए और बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अपने परिवेश का मतलब क्या होता है? जिस परिवेश में वो पले बड़े हैं उसमें बालक ज्ञान अर्जित करता है, मतलब वैसा ही परिवेश को उपलब्ध कराया जाए, समृद्ध भाषिक परिवेश उसको उपलब्ध कराया जाए साथियों। तीसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ 27। अब आपके 73 टेस्ट और बाकी है हिंदी के। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।